अभी भी मोदी जी का भाषण चल रहा था, उसके बाद एक और घटना वहाँ हो रही जिसकी जानकारी मुझे नहीं आ पा रही क्योंकि वो चल रही है इस वक्त, कि आमतौर पे लीडर ऑफ द हाउस का यानी प्रधानमंत्री का बयान के बाद वोटिंग हो जाती है। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कोई एक प्रस्ताव वहाँ पे शायद लेकर आए इसके बाद, तो वो जानकारी भी थोड़ी देर में आएगी। देखिए, आज मोदी जी का जो भाषण अभी भी चल रहा था, अब शायद खत्म हुआ है, कुंठाओं से भरा हुआ था और बहुत अच्छे संतुलन में प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ राजीव जी। राजनीति में बहुत सारी चीजें किनारे रख दी जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा की और उस कार्यकाल की चर्चा में राजनीतिक कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक हमले करते करते प्रधानमंत्री ने भारत की वायुसेना और भारत की सेना पर गंभीर आरोप लगाए। एक जो आप कह रहे थे कि वहां कोई प्रस्ताव रख रहे थे संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव ये था कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड किया जाए, ये प्रस्ताव था और ये प्रस्ताव वहां दे दिया गया है। और दूसरी तरफ विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, यानी कि सरकार के पक्ष में जो सरकार के पक्ष के लोग बैठे हैं उन्होंने ध्वनि मत से इसे पास कर दिया है। ये दो बातें यहां हैं महत्वपूर्ण जो रखना चाहता हूं। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड करने का प्रस्ताव यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने दिया था। जी क्योंकि अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान खड़े हो गए थे और उन्होंने कुछ अपनी बात कहनी चाहिए थी। और ये भी पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को ही आप बाहर निकाल दें और जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो संसदीय दल के नेता हैं वहाँ पे उनको ही बाहर निकाल दें। लेकिन जो बात मैं राजीव जी कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स और भारतीय सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया या सेना भेजी अकाल तख्त में, किन मजबूरियों में सेना गई थी वहां पे। भिंडरावाला वहां पे था, भिंडरावाला वहां से देश विरोधी जो है वो गतिविधियां चला रहा था, हथियारों के जखीरे वहां पे थे और सेना वहाँ पे मुझे याद है कि नंगे पैर सेना वहाँ गई थी। सेना के अफसर नंगे पैर उन दिनों में दूरदर्शन में देखता था और सर पे वो स्कार्फ भी पहनते थे और पूरे सम्मान के साथ वहाँ गए थे। तो प्रधानमंत्री क्या भिंडरावाले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि वो नहीं होना चाहिए था? जी, एयरफोर्स ने मिजोरम पे किन परिस्थितियों में एयरफोर्स ने सॉर्टीज वहां पे ली थी 60 के दशक में, वो उसका आज क्या औचित्य है? और एयरफोर्स पे, अपनी एयरफोर्स पे इन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, अगर वो बाइट हो तो निकलवा दीजिएगा, जी, कि कांग्रेस ने अपनी एयरफोर्स, कांग्रेस के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, उसका नाम भारतीय वायुसेना है। और बहुत दावे के साथ राजीव जी कह सकता हूं कि कई बार, एक नहीं कई बार हमारे सेना के अफसर, कमांडर्स पॉलिटिकल लीडरशिप की बात 100% नहीं मान लेते हैं। बिल्कुल। मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। एक रीसेंट उदाहरण इन्हीं की सरकार के हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में सेना से मदद मांगी गई थी गनशिप की, सेना ने और जनरल वीके सिंह ने मना कर दिया था। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल मानिक शॉ, जब बांग्लादेश पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पे हमले की बात हुई थी, जनरल मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी को मना कर दिया था कि भी मानसून आएंगे, मानसून पे हम हमला नहीं करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सेना के लोग हमेशा से कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के गुलाम नहीं है, वो प्रोफेशनल फैसले खुद लेते हैं। तो ये एक मोदी साहब कांग्रेस पे हमला करते करते न जाने कहाँ चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज वो अच्छे संतुलन में नहीं थे, और एक संतुलन में ना होने की वजह से आप देखिए कि पौने 2 घंटे बाद अपोजिशन के वॉकआउट के बाद उन्होंने मणिपुर पे चर्चा करना या बोलना मुनासिब समझा। जी तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही ऐसी बात है कि जो बहुत बिल्कुल। असामान्य है किसी भी ह्यूमन। संसद के अंदर प्रोटेक्शन होता है डिफेमेशन का, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का वजह जो भी निकाली जाए, मुझे लगता है कि जो अभी रीजन हुआ है, कारण कि जब विपक्ष ने वॉकआउट किया, और अगर विपक्ष वॉकआउट नहीं करता तो मुझे शुभा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर का नाम भी लेते। विपक्ष जब उठ के खड़ा हो गया, जब दरवाजे तक वो पहुंचने लगे और काफी लोग बाहर निकल गए, तब उन्होंने मणिपुर के बारे में बोलना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से अधीर रंजन चौधरी का के ऊपर जो गुस्सा फूटा है, उसका एक कारण ये भी है कि आपने मजबूर किया हमको मणिपुर पे बोलने को, क्योंकि लगभग 2.25 घंटे तक मोदी जी बोल चुके थे। 2.25 घंटे तक अगर आपने विपक्ष का जो है वो मणिपुर का नाम नहीं लिया, तो बड़ा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि देखिए आज वो जो मोदी साहब इस तरीके के भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, संसद में भी इस तरीके के कई भाषण दे चुके हैं और हर बार नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं, लेकिन आज उनका संतुलन कुछ डगमगाया हुआ था, और इसीलिए वो सुरक्षा अपनी सेनाओं के बल, सेना पे, वायुसेना पे, अपनी सेना पे उन्होंने राजनीति कर दी। दूसरी चीज की, जो चुनाव आयोग की आपने बात की, मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पे ही हमला बोल दिया है। जी संसद की मर्यादा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख ही ली कि पहली बार हुआ, राजीव जी, मैंने इतने बार नो कॉन्फिडेंस मोशन देखे और आप लोग भी रहे, जयशंकर जी भी रहे, संसद में नारेबाजी किसी ने नहीं लगवाई है। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये आपके समर्थक नहीं हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको चुन के लोगों ने भेजा है। ये वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं आपकी, कि आप उनके, और 3-4 बार ये करवाया विपक्ष, और स्पीकर ने कहा भी कि नारेबाजी नहीं चलेगी, ना इस पक्ष की ना उस पक्ष की। जी वो भी आपके इसके रिकॉर्ड में होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद नारे लगवा रहे हैं, ये भी पहली बार हमने देखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संतुलन आज कुछ बिगड़ा हुआ था उनका। दूसरा कि चुनाव आयोग के मामले में देखिए, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला की बात है। 2 लोकतांत्रिक संस्थाओं पे एक साथ हमला बोला है, निर्वाचन आयोग पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे। जी और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो अपने आदमी इलेक्शन कमीशन में क्यों बैठाना चाहते हैं मोदी जी? निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग से क्या दिक्कत है? ये नियत का सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। ये कौन सी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पसंद के अफसरों को चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, और उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस का दखल नहीं चाहते हैं। और अब वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी एक केवल सिंबल के तौर पर रह गई, प्रतीकात्मक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी तो हमेशा से सरकार की होगी, एक मंत्री या प्रधानमंत्री, उन्हीं का मंत्री। तो नेता प्रतिपक्ष की वहाँ पे उस कोरम में मौजूदगी जो है, वो एक प्रतीक है कि हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मुझे बड़ा ये इसमें एक अचरज हो रहा है कि क्या इनके दिमाग में आ रहा है कि इनको अपने लोग इलेक्शन कमीशन में बैठाने हैं,
सुप्रीम कोर्ट के चुनाव, जब चुनाव नजदीक कुछ महीने ही बाकी हैं तब। और दूसरे की देखिए, लगभग पूरा भाषण उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पे दिया है। जी। आप प्रतिशत अगर बाद में निकाल लेंगे, मेरा अंदाज है कि लगभग 60 से 70% तक भाषण उनका कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वही, ये चुनावी भाषण नहीं था, ये कुंठित भाषण था, कुंठाओं से भरा हुआ भाषण था, और एक एक घबराए हुए व्यक्ति का भाषण था जिसके पास एक मंच है। तो इसलिए मैं इस भाषण को बहुत दूरगामी भाषण नहीं मान रहा हूं, लेकिन हाँ, ये भी लोकसभा के रिकॉर्ड में गया है। इतिहास के लोग देखेंगे, अब भविष्य के इतिहासकार देखेंगे इसको। और मुझे नहीं लगता राजीव जी कि इस भाषण का मोदी साहब के समर्थकों के ऊपर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा, या उनका समर्थन बड़ा उद्वेलित हो जाएगा, या उनको कुछ नए लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा, या वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोदी साहब इशारा कर रहे दरबारी, तो वो दरबारी इधर भी हैं, वो जो मास्टर स्ट्रोक लिखते हैं,